नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ प्रथम भारतवर्ष। पाठ प्रथम भारतवर्ष पाठ को आप पढ़ चुके हैं, आप समझ चुके हैं और पाठ प्रथम के पाठ बोध के प्रश्न उत्तर भी आप कर चुके हैं। अब बारी आती है पाठ प्रथम के व्याकरण बोध के प्रश्नों को करने की। व्याकरण बोध यानी ऐसे प्रश्न जो व्याकरण से आधारित हों, व्याकरण पर बेस्ड हों। देखिए प्रश्न 1, उचित विशेषण पदम चित्वा लिखत, यानी उचित विशेषण, ये जो आपको विशेष्य दिए गए हैं, इन विशेषों के आधार पर जो विशेषण बिल्कुल सही होता है उसको चित्वा यानी चुन करके लिखत यानी लिखना है। उचित विशेषण पदों को चुन करके लिखो। पहला पद है विविधा। विशेषण और संज्ञा सर्वनाम शब्दों में आपको हमेशा याद रखना है कि जिस भी लिंग का संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा उसी ही लिंग का विशेषण शब्द आएगा। अर्थात पुल्लिंग का संज्ञा या सर्वनाम शब्द है तो पुल्लिंग का ही विशेषण शब्द होगा। यदि स्त्रीलिंग का शब्द है तो स्त्रीलिंग का ही विशेषण शब्द होगा और यदि नपुंसक लिंग का शब्द है तो नपुंसक लिंग का ही विशेषण शब्द होगा। ठीक है, चलिए आगे। विविधा। विविधा एक स्त्रीलिंग शब्द है। फलानी भाषा, फलानी एक नपुंसक लिंग शब्द है और भाषा एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो विविधा के साथ भाषा, क्योंकि ये भी स्त्रीलिंग है और ये भी स्त्रीलिंग है। जो जिस लिंग के साथ बिल्कुल सही होगा आप उस लिंग के साथ ही उसको मिलाएंगे। नेक्स्ट देखिए रमणीया। रमणीया मनुष्य, रमणीया भूभागा, रमणीया भूभागा। एकम राष्ट्रगानम, एकम देशः, एकम राष्ट्रगानम। एकम क्या है? नपुंसक लिंग शब्द और देश है क्या है? एक पुल्लिंग शब्द। राष्ट्रगानम क्या है? नपुंसक लिंग शब्द। तो एकम राष्ट्रगानम यानी एक राष्ट्रगान। अगला देखिए एका। एका क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। एका यानी एक। संस्कृत भाषा जना। जना क्या है? पुल्लिंग शब्द और संस्कृत भाषा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। तो एका संस्कृत भाषा। आगे देखिए सुमधुरा। सुमधुरा यानी सुंदर मीठी। फलानी नपुंसक लिंग शब्द, धारा स्त्रीलिंग शब्द। सुमधुरा धारा। तो जिस लिंग का संज्ञा या सर्वनाम होगा उसी लिंग का आप विशेषण शब्द लिखेंगे। बच्चों प्रश्न 1 करने के बाद अब बारी आती है प्रश्न 2 की। देखिए उचित विभक्ति के अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी उचित विभक्ति के अनुसार आपको ये जो रिक्त स्थान है इन्हें फिल करना है, इन्हें भरना है। जैसे लिखा हुआ है भारतस्य। पहला प्रश्न क्या है? भारतस्य। भारतस्य रमणीया सन्ति। यहाँ लिखा हुआ है भूभागा। भूभागा का आपको लिखना है प्रथमा बहुवचन। क्या लिखना है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो भूभागा का प्रथम विभक्ति बहुवचन क्या होता है? भूभागा। भूभागा। ठीक है। दूसरा देखिए वयम एकम नमामः, हम एक नमस्कार करते हैं। राष्ट्रध्वज शब्द है, राष्ट्रध्वज। और आपको क्या करना है? द्वितीय एकवचन। द्वितीय एकवचन अर्थात इसका आपको द्वितीय एकवचन का रूप लिखना है। द्वितीय एकवचन का रूप क्या है? राष्ट्र का राष्ट्रध्वजम। तो क्या लिखेंगे हम? राष्ट्रध्वजम। वयम एकम राष्ट्रध्वजम नमामः। अगला देखिए स गच्छति। भ्रमण शब्द का चतुर्थी एक वचन लिखना है। भ्रमण शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या होता है? भ्रमणाय, क्योंकि भ्रमण क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है और राम क्या है? एक पुल्लिंग शब्द। राम का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप होता है? रामाय। तो भ्रमण का रूप क्या होगा? भ्रमणाय। ठीक है। अगला देखिए सरिता प्रवहन्ति।
नदियां बहती हैं। पर्वत पंचमी बहुवचन, पर्वत है शब्द, पंचमी बहुवचन। पर्वत एक पुल्लिंग शब्द है, पर्वत का राम की तरह रूप चलेगा। देखिए पर्वता, पर्वताभ्याम और पर्वतेभ्य, क्योंकि वो क्या होता है रामा, रामाभ्याम, रामेभ्य। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम पर्वतेभ्य। अगला देखिए अस्माकं नाम है भारत वर्ष है। देश शब्द है, मूल शब्द क्या दिया गया है देश। अब देश मूल शब्द से आपको लिखना है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। देश शब्द आप सिर्फ इतना देखना है कि जो शब्द आपको दिया गया है उसका अंत किस स्वर से हो रहा है। जैसे राम दिया है, राम, राम, अ यानी अकारांत पुल्लिंग। अगर रवि दिया होता तो रवि इकारांत पुल्लिंग। यदि इसकी जगह आपको दिया होता भानु तो नु अर्थात उकारांत पुल्लिंग। तो एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों में ही अकारांत, उकारांत और इकारांत रूप चलते हैं। यहाँ जो देश शब्द दिया गया है, इस देश के श में ऐश्वर है और ऐश्वर है अर्थात ये अकारांत पुल्लिंग की तरह ही इसके रूप बनेंगे। अकारांत पुल्लिंग अर्थात राम, अकारांत पुल्लिंग अर्थात राम। तो राम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है रामस्य। तो देश का रूप क्या होगा देशस्य। क्या रूप होगा देशस्य। अगला देखिए जना भ्रमणाय गच्छन्ति। पर्वत मूल शब्द, सप्तमी बहुवचन। बताया आपको भी पर्वत मूल शब्द है, तो पर्वत के त में यानी उसका जो लास्ट अक्षर है, लास्ट वर्ण है, आखिरी वर्ण, उसमें कौन सा स्वर है। पर्वत के त में कौन सा स्वर है अ। तो ये कौन से शब्द हुए अकारांत। तो अकारांत अर्थात राम। राम का सप्तमी बहुवचन होता है रामेषु। तो पर्वत का क्या होगा पर्वतेषु। पर्वत का क्या होगा पर्वतेषु। ये सारे ही शब्द विभक्तियों के अनुसार लिखने हैं आपको अकारांत, इकारांत, ऋकारांत, ये सारे मूल शब्दों के शब्द रूप याद करने हैं। जब आप ये सारे याद करेंगे तब आपको इन्हें रिक्त स्थानों में भरना आसान होगा। भूभागा प्रथमा बहुवचन अर्थात भूभागः। राष्ट्रध्वज द्वितीय एकवचन अर्थात राष्ट्र ध्वजम्। भ्रमण चतुर्थी एकवचन अर्थात भ्रमणाय। पर्वत पंचम बहुवचन अर्थात पर्वतेभ्यः। देश षष्ठी बहुवचन अर्थात देशस्य। पर्वत सप्तमी बहुवचन अर्थात पर्वतेषु। देखिए बच्चों, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 करने के बाद अब बारी आती है व्याकरण बोध के प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 ये कहता है कि आपको मंजूषायां समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। यानी जो आपको ये मंजूषा दी गई है, आपको जो बॉक्स दिया गया है, आपको इस बॉक्स में से इन शब्दों के समान अर्थ वाले अर्थात पर्यायवाची, आपने हिंदी में पर्यायवाची पढ़े हैं, तो समान अर्थ वाले शब्दों को चुन करके लिखना है। यदि यहाँ पर जैसे भूखंडा दिया गया है तो आपको इस मंजूषा में से भूखंड का समानार्थक शब्द चुनकर लिखना है। भूखंड का समानार्थक शब्द देखिए क्या होगा। निरामया का अर्थ होता है स्वस्थ, एकदम निरोगी। आहार का अर्थ होता है खाना, भोजन। भूभागा का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। गिरि अर्थात पर्वत। नद्या अर्थात नदियां और संपूर्ण अर्थात सारा। तो देखिए भूखंडा का समानार्थक अर्थ है भूभागा। आपको ये जो लाइन दी गई है, ये जितने भी आपको निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए सारे ही प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। इस निर्देश में आपको ये बताया गया है कि इस बॉक्स में से, इस मंजूषा में से इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द अर्थात समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर लिखना है। भूखंड
झंडा का समानार्थक शब्द होगा भूभागा। क्या होगा? भूभागा। अगला देखिए सरिता। सरिता का समानार्थक शब्द है नद्य। सरिता का समानार्थक शब्द क्या है? नद्य। नद्य। अगला देखिए भोजनम। भोजनम का समानार्थक शब्द क्या है? इस मंजूषा के आधार पर आहार है। अगला देखिए पर्वतः। पर्वतः का समानार्थक शब्द गिरि। समग्रम का समानार्थक शब्द संपूर्ण। और स्वस्थता का समानार्थक शब्द निरामया अर्थात निरोगी। निरामया। अब आप ये देखिए कि इस पूरे ही चैप्टर में जो व्याकरण का पार्ट है, व्याकरण का जो भाग है, व्याकरण बोध, ये सारे ही व्याकरण के बोध के प्रश्न आपकी व्याकरण को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं। तो आप इन सारे व्याकरण के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, ताकि आपको ग्रामर का पूरा अच्छे से ज्ञान हो सके। आगे की क्लास, नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट डे। थैंक यू।